हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र को पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमारे पास में पुनरावर्ती सूत्र आया था ए आर प्लस टू इक्वल टू 2r प्लस 2s प्लस 1 माइनस लैम्डा अपॉन r प्लस s प्लस 1 r प्लस s प्लस 2 इंटू ए आर। ठीक है, ये हमारे पास में पुनरावर्ती सूत्र आया था। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने हर्माइट पोलिनोमियल जो थे हमारे एच वाई, इसकी पावर सीरीज को सॉल्व किया था। इसकी पावर सीरीज को सॉल्व करने पर हमारे पास में ये पुनरावर्ती सूत्र आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पुनरावर्ती सूत्र से जब हमें ए नोट का मान पता होगा तो A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर हम आगे की टर्म्स को निकाल सकते हैं A2, फिर उसके बाद में A4 आदि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो हर्माइट पोलिनोमियल की सीरीज थी एच वाई की, वो क्या होगी, एक अनंत सीरीज होगी। ठीक है, अनंत श्रेणी होगी। इस अनंत श्रेणी के अंदर हमारे जो टर्म्स होंगी, ठीक है, ए आर प्लस 2 यानी A4 A6 आदि, ये सारे क्या होंगे, अनंत मान होंगे। तो जो हमारा तरंग फलन होगा साई, उसकी संतुष्टि के लिए जरूरी है कि ये सीरीज कुछ मानों के बाद में समाप्त हो जाए, ये अनंत ना हो, क्योंकि जो लैम्डा है वो किससे रिलेटेड होगा, एनर्जी से रिलेटेड होगा। लैम्डा इक्वल टू 2e अपॉन एच कट रूट m अपॉन के। ठीक है, ये हमने माना था। तो लैम्डा जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, और जो हमारा साई है इसकी संतुष्टि के लिए, इसके सेटिस्फिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सीरीज है वो अनंत नहीं होकर कुछ पदों के बाद में समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुनरावर्ती सूत्र जो आया था, इसके अंदर कुछ टर्म्स ही विद्यमान हो, इसके लिए इसका जो अंश है, न्यूमरेटर जो है, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि तरंग फलन की, यहां से हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज को। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान। ठीक है, यहां पर जब अपने पास में इक्वेशन आई थी कि d2h अपॉन dy2 माइनस का 2y dh अपॉन dy प्लस हमारे पास में लैम्डा माइनस 1 hy इक्वल टू 0, इस प्रकार एक इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो इसका हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन किया था। इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन हमने, जो हमारे हर्माइट पोलिनोमियल होते हैं, इनको पावर सीरीज की फॉर्म में लिखा था कि r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और ए आर वाई की पावर r प्लस s। ठीक है, तो इससे हमने इस इक्वेशन के बाद में यहां से पावर सीरीज लिख करके इसके सॉल्यूशन निकाले, और ये फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था। ये हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें लेम्डा पर एक प्रतिबंध चाहिए होगा, एक कंडीशन चाहिए होगी, जिससे कि एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकाला जा सके। क्योंकि जो लैम्डा हमने माना है वो किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो हमारे पास में जो ये फॉर्मूला आया है, इससे क्या आ जाएगा, लैम्डा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं तरंग फलन की संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि हर्माइट बहुपद की
घात श्रेणी कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाए, यानी ये एक इनफाइनाइट सीरीज ना हो। अतः पुनरावर्ती सूत्र के अंश को शून्य के बराबर करने पर क्या आ जाएगा अपने पास में 2r प्लस 2s प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अपने पास में इस अंश को हम क्या कर रहे हैं, 0 की इक्वल कर रहे हैं। यहां से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें मिलती है, लैम्डा के ऊपर एक प्रतिबंध मिलता है जिससे कि एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेते हैं कि ये जो अपनी वैल्यू है s को हम s के लिए हमारे पास दो मान आए थे जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1। तो यदि हम क्या लें, फर्स्ट s इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r प्लस 1, और सेकंड अपना होगा s इक्वल टू 1 है तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 1 तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस 3। तो ये जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है, यानी यहां से हमें क्या मिल गया, लैम्डा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध मिल गया। तो हम लिख सकते हैं अतः व्यापक रूप में लैम्डा के ऊपर या लैम्डा पर प्रतिबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस 1 जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 सारी वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। तो ये एक कंडीशन आ गई लैम्डा के ऊपर। अब जो लैम्डा हमने माना था, लैम्डा की वैल्यू रख करके क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यूज को। तो यहां तक लिख लें इसको। तो लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस 1, तो यहां से लैम्डा का मान रखने पर लैम्डा इक्वल टू क्या था अपने पास, लैम्डा इक्वल टू 2e अपॉन h कट रूट m अपॉन k। ठीक है, ये जब हमने इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग के अंदर, श्रोडिंगर इक्वेशन, वहां पर हमने कुछ एजम्पशन लिए थे। वहां पर हमने लैम्डा इक्वल टू 2e अपॉन एच कट रूट m अपॉन के अपने पास में आया था। तो यहां से रूट m बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट के अपॉन m होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट m बाई के को 1 अपॉन ओमेगा।
तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 2e अपॉन एच कट ओमेगा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा पे कंडीशन क्या है, इक्वल टू 2n+1। तो यहां से एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, En इक्वल टू 2n+1 एच कट ओमेगा नोट, ओमेगा नोट, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, फंडामेंटल के लिए हम ओमेगा नोट ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से अपने पास में 2n+1 इंटू एच कट ओमेगा नोट अपॉन 2। तो ई एन इक्वल टू आ गया n+1/2 एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। और अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या होगा, ओमेगा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू नोट, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, न्यू यहाँ पर क्या अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस वैल्यू ई एन इक्वल टू n+1/2 एच कट 2 पाई न्यू नोट, और एच कट 2 पाई इसे क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, क्योंकि एच क्रॉस इक्वल्स टू क्या होता है एच अपॉन 2 पाई होता है। तो एच अपॉन 2 पाई, इसको एच क्रॉस इंटू 2 पाई को हम एच लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा ई एन इक्वल टू n+1/2 एच न्यू नोट। तो ये हमारे पास में एनर्जी आइगन वैल्यूज का जनरल फॉर्म आ गई, जनरल फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, ई नोट, यानी जो ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। n इक्वल टू 0 होने पर क्या हो जाएगा, ई नोट इक्वल टू n+1/2, n कितना हो गया 0, तो 1/2 एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। फिर हमने n इक्वल टू 1 रखा, तो E1 इक्वल टू n+1/2, 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा नोट। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 के लिए E2 इक्वल टू 5/2 एच कट ओमेगा नोट। तो यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्मूले आ रहे हैं इसके, या एनर्जी की जो वैल्यूज आ रही हैं, ई नोट 1/2 एच कट ओमेगा है, E1 3/2 एच कट ओमेगा है, E2 5/2 एच कट ओमेगा है, नेक्स्ट हमारी रहेगी 7/2 एच कट ओमेगा। तो इनके बीच में क्या हो गया, जो गैप है, जो डिफरेंस होगा, यानी दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा, जैसे हम E2 माइनस E1 निकालें या E1 माइनस E नोट निकालें, कितना आएगा एच कट ओमेगा नोट आएगा। यानी ये समान रूप से क्या होंगे, इनके बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल्स का, वो कितना रहेगा, समान होगा, और किसके इक्वल होगा, एच कट ओमेगा नोट के इक्वल होगा, ठीक है। इसको लिख लें, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके लिए लिख लेना कि उपरोक्त समीकरण एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र
का ऊर्जा आइगन समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में रिजल्ट आया है कि सब जो गैप होगा सबके बीच में तो कितना होगा, सेम होगा, और कितना होगा, एच कैट ओमेगा नोट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तर समान रूप से विभाजित होते हैं। समान रूप से विभाजित होते हैं तथा इनके मध्य अंतराल एच कट ओमेगा नोट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक विमीय जो सरल आवर्ती दोलित्र है इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई कि En इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा नोट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारा n इक्वल टू 0 था, n इक्वल टू 0 होने पर पहले हम इसकी ग्राफ बनाए कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी लेवल्स समान रूप से विभाजित है, सबके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो जो हमारा पोटेंशियल का कर्व होगा Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम एनर्जी लेवल्स को देखें तो वो समान रूप से विभाजित होंगे। 3/2 एच कट ओमेगा, 5/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से होंगे, ये समान रूप से विभाजित होंगे, सबके बीच की दूरी जो होगी वो एच कट ओमेगा होगी। अब हम बात करते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी की। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी कि जब हम n इक्वल टू 0 रखते हैं तो n इक्वल टू 0 रखने पर E नोट इक्वल टू क्या बन गया, 1/2 एच कट ओमेगा नोट। तो 1/2 एच कट ओमेगा नोट जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाती है, 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र में n इक्वल टू 0 रखने पर
क्या होगा, ई नोट इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा नोट ऊर्जा प्राप्त होती है ठीक है। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, तथा इसे शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें ई नोट इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा नोट एनर्जी प्राप्त हो रही है, ये कब हो रही है, जब n इक्वल टू 0 है, यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है n इक्वल टू 0 होने पर। तो यहां से क्या होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करें, चिर सम्मत यांत्रिकी दोलित्र की, तो वहां पर जो एनर्जी होती है वो NH न्यू की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो वहां से अपने पास में क्या होगा, ये अपना पुराना क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। ठीक है, तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर क्या होगा कि दोलित्र की जो एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। यानी मूल अवस्था स्तर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, रेस्ट में होंगे, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या रिजल्ट मिलेगा, ई नोट इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा नोट। यानी अगर हम क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ग्राउंड स्टेट के अंदर भी जो हमारे एटम्स हैं वो रेस्ट में जब होंगे, तो वहां पर क्या होगा, रेस्ट में नहीं होंगे, और जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 0 नहीं होकर के 1/2 एच कट ओमेगा नोट होगी। ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर भी पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मान 0 नहीं हो सकता, यानी स्थिति में अनिश्चितता 0 नहीं होगी। ठीक है, यानी इनकी स्थिति में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी। तो यहां से क्या हो गया, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार भी इसकी जो एनर्जी आती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो 1/2 एच के ओमेगा नोट ही आती है। आगे हम इससे अनिश्चितता सिद्धांत से भी इसकी 0 पॉइंट एनर्जी को ज्ञात करेंगे। वहां पर भी हम देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी वो 1/2 एच के ओमेगा नोट होगी। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये पूर्णतः क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिणाम पूर्णतः क्वांटम यांत्रिकी परिणाम है। ठीक है, इसके अनुसार जब दोलित्र मूल अवस्था स्तर में होगा तब भी ऊर्जा का मान शून्य नहीं होगा तथा कणों की स्थिति में या कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग या क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए क्या होगा
कि ये रेस्ट में होगा। जिस टाइम पर ग्राउंड स्टेट के अंदर है तब भी पार्टिकल्स के लिए क्या होगा कि उनकी जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, यानी डेल्टा एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको लिख ले, ये 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भौतिक सार्थकता कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर चल रहा है इसके अंदर हमने क्या किया कि एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकाला कि इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ पर हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे थे, ठीक है, पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स थे, तो वहां पर हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी आइगन फंक्शंस निकालने हैं। ठीक है, कि इसके साई के मान क्या क्या होंगे। तो यहां से हम निकालते हैं एनर्जी आइगन फंक्शंस। एनर्जी आइगन फंक्शंस के लिए हम लिख सकते हैं कि साई एन वाई इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा हर्माइट बहुपद थे एच एन वाई, इसको हमने यूज किया था। तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर समीकरण होगा, या हम बात करें इस तरंग फलन की, तो तरंग फलन की संतुष्टि के लिए जरूरी होगा कि ये एक अनंत सीरीज ना होकर के क्या हो, पोलिनोमियल फॉर्म में हो, बहुपदों की फॉर्म में हो। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2 एच एन वाई। ठीक है, तो साई हमने पहले भी लिखा है, साई इक्वल टू हमने लिखा था ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। ये कहां से आया था, जब हम अनंत स्पर्शी हल ज्ञात कर रहे थे। अनंत स्पर्शी हल से हमें एक भौतिक रूप से स्वीकार्य हल मिल गया था साई का। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम इसको हर्माइट बहुपद को लिखा था तो हमारे पास में साई इक्वल टू क्या आया था, ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2 एच वाई। ये क्यों लिखा था, इसके सामान्य हल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक हमने अनंत स्पर्शी हल ज्ञात किया था कि y की जो वैल्यू है वो लार्ज वैल्यू हो, उसके लिए क्या होगा इसका हल। फिर इसका सामान्य हल ज्ञात करने के लिए इसको हर्माइट पोलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया था। तो साई इक्वल टू ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच वाई आया था। अब जो हमारे वेव फंक्शन होते हैं उनको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम इसको नॉर्मलाइज्ड करते हैं, प्रसामान्यकृत करते हैं, और किसी भी फंक्शन को प्रसामान्यकृत करने के लिए हम उसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस कांस्टेंट का मान ज्ञात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती थी, इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई का स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। तो यहां से हम इस साई के ऊपर
नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करके ए एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साई के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगी प्रसामान्यीकरण, ये प्रसामान्यीकरण नियतांक कहलाता है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार वाई साई वाई साई अपना एक्स का है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे इसको dx इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने इसको y में चेंज कर लिया था, y इक्वल टू अल्फा एक्स लिख करके, लेकिन जो हमारा साई था वेव फंक्शन वो x का था, तो यहाँ पर हमारा साई एन एक्स इक्वल टू ये होगा। तो या इसको हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ साई का स्क्वायर dx इक्वल टू 1। तो साई की वैल्यू हम रख दें, साई की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ई की पावर 2x, क्योंकि ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स एड हो जाती है, तो ई की पावर 2x बन जाएगी। तो जब e की पावर 2x बनेगी तो यहाँ पर ये हाफ है, इसका डबल होगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और एच एन स्क्वायर वाई, ये आ गया अपने पास। अब dx ये हमारा पूरा y के अंदर है और ये dx है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे y इक्वल टू अल्फा एक्स, तो dy इक्वल टू अल्फा dx, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा dx इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 1 अपॉन अल्फा dy, तो यहां से हम रख देंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर, इस ए एन स्क्वायर को भी हम बाहर लिख लेते हैं, तो ए एन स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के लिए क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा, अब ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू होती है क्योंकि ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 की पावर n रूट n और फैक्टोरियल n। ठीक है, ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई, इसकी ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 की पावर n फैक्टोरियल n और ये इक्वल में 1। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल में क्या चल रहा था, 1 चल रहा था, तो यहां से हम ए एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिख लें, ठीक है, तो यहां से यहां तक हो गया। अब हम ए एन का मान निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन
2 की पावर n फैक्टोरियल n और रूट, ये रूट पाई होगा अपना, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा रूट पाई। तो ये अपना ए एन का मान कितना हो गया, ए एन स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, और ए एन इक्वल टू बन जाएगा अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान आ गया कि ए एन इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू रूट पाई, ठीक है। यहां से अपने पास में ए एन का मान आ गया, और अपना साई एन क्या था, तो साई को हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा अल्फा अपॉन की पावर हाफ होगी, तो साई इक्वल टू हो गया 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई की पावर हाफ ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच एन वाई, ठीक है। जहां y इक्वल टू क्या है, अल्फा एक्स है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, एम के अपॉन एच कट स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक है। और अल्फा को हमने यही माना था, एम के अपॉन एच कट स्क्वायर की पावर 1/4, और अगर हम इसको ओमेगा की फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एम एच कट स्क्वायर अपॉन एम इसकी पावर 1/4। तो अल्फा इक्वल टू बन गया के अपॉन एम, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट के अपॉन एम होता है। तो यहाँ पर अपने पास में के अपॉन एम है, तो इसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर की पावर 1/4। तो ये बन जाएगा एम ओमेगा अपॉन एच कट की पावर 1/2। तो ये सारे मान अल्फा का मान और y इक्वल टू अल्फा एक्स हम यहाँ रख सकते हैं। और जो हमारा एच एन वाई है ये क्या है, हर्माइट पोलिनोमियल है, हर्मिट बहुपद है। इनके मान हम लिखेंगे कि h0y का मान क्या होगा, जैसे हमें साई 0 निकालना हो ग्राउंड स्टेट फंक्शन, साई 1 निकालना हो तो हम h1y का लिख लेंगे। इसी प्रकार साई 2 साई 3 इनके लिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इनके मान निकाल लेंगे हर्मिट पोलिनोमियल के और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसके तरंग फलन आ जाएंगे। उसके बाद में हम इन तरंग फलनों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी से यहाँ तक कर लें। अल्फा का मान एक बार रख के देख लें, इक्वेशन क्या आती है, ठीक है।